जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? जी स्टूडेंट्स, जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? जी बच्चे, यस सर। क्या हाल है बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? सब खैरियत है? सर जी ठीक ठाक, आप सुनाए सर जी? अल्लाह का करम है। और जी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? छुट्टियां एंजॉय हो रही है घर पे बैठ के? सर जी एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी तरह एंजॉय कर रहे हैं सर। क्या बात है। तो क्या इरादा है, कोई क्विज वगैरह कर ले आजकल पे? जी नो स्टूडेंट्स, सर। क्यों? ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया स्टूडेंट्स? सर आपने ऐसा नाम दिया, स्टूडेंट ने चुप ही होना है ना सरों ने। नहीं, अभी असाइनमेंट जमा करवा लो ना, उसके बाद क्विज करते हैं, ठीक है? छोटा सा क्विज करेंगे। सर असाइनमेंट तो थर्सडे को जमा नहीं करानी थी सर। हाँ वही कह रहा हूँ ना, तो थर्सडे को जमा करा लो, नेक्स्ट वीक को कर लेंगे क्विज। ठीक है सर ना? काइंडली असाइनमेंट एक दफा सारी रिपीट कर दें, क्या क्या सबमिट करवाना है। बेटा मैंने ये कहा था कि प्रॉब्लम सेट 5A जो है ना वो सॉल्व कर दें असाइनमेंट के लिए। सर वो जो जिस 5A का जितना भी सोल्यूशन है सर, क्वेश्चन है उससे सारे करने हैं। सारे करने सारे, ठीक है ना? ठीक है। दिन के 2-3 सवाल भी करो ना तो ये 3 दिन 4 दिन में खत्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हाल है आपका? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए खैरियत से बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। इससे मेरे क्वेश्चंस हो गए हैं, तो वो आपको मेल करनी है या फिर क्या एलएमएस पे वो क्या कैसे नहीं, करते हैं, अभी वो अभी करना आपने सिखा दे कुछ नहीं काइंडली। करना। अभी आपने कुछ नहीं करना। आप को मैं ओके। ईमेल एड्रेस दूंगा, आपने उस पे मुझे फॉरवर्ड हम्म। कर देना है। उतनी देर में मैं जरा एलएमएस को भी जरा चेक कर लूं, तो अगर जी मोस्ट जी। प्रॉब्ली अगर एलएमएस के ऊपर हुआ तो एलएमएस पे अपलोड करवा लूंगा आप लोगों से, ठीक है ना? चलें। सर अस्सलाम वालेकुम ओके सर। ओके। वालेकुम अस्सलाम जी सर बेटा। जी, सर जी मैंने कहना था सर हमारे एलएमएस पे ना सर बुरहान रशीद का नाम शो हो जा रहा है, उन्हीं के लेक्चर आई जा रहे हैं। सर आपका नहीं आ रहा है। मेरा नाम नहीं आ रहा? नहीं नहीं सर। सर नहीं। अच्छा, तो मैं ये ऑफिस से पता सर कर यही लेता हूँ। प्रॉब्लम आ रही अच्छा, बुरहान रशीद साहब का नाम आ रहा है, लेकिन यस सर। तो मैंने कहा था कि मेरा एलएमएस नहीं खुल रहा। अच्छा 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 अच्छा, चलिए आपका एलएमएस भी इंशाल्लाह खुल जाएगा, क्योंकि पहले हमारा भी एलएमएस नहीं खुल रहा था। तो अब दोबारा ट्राई कीजिएगा इस वीक में ना, तो इंशाल्लाह खुल जाएगा। जस्ट गिव मी जस्ट अ मिनट, मैं एक मिनट से आ रहा हूं। जी स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 5 की जो प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की थी उसमें तो कोई मसला नहीं है आप लोगों को? जी बच्चे, चैप्टर नंबर 5 की जो हमने प्रॉब्लम्स हल की थी उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी को ना समझ आई हो? नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें, दैट इज गुड, दैट इज गुड। और इसका मतलब है अच्छा 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 अच्छा, चलें जी, लेट्स सी। एक सेकंड में जी मोहसिन बेटा, जी मोहसिन, मोहसिन अली। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। कैसे हैं सर आप? ठीक है। शुक्र है अल्लाह का, बड़ा करम है। जी बेटा। सर मैं आपसे कहना था कि जो आपने प्रीवियस असाइनमेंट दी थी हमें 5 एक्सरसाइज 5.1 to 5.7, अच्छा, तो वो मैंने आपसे कंफर्म करना था, बेसिकली होगी थी, तो वो आपको मेल करनी थी या नहीं नहीं, अगर जो एलएमएस पे? पुरानी दी थी ना असाइनमेंट वो सॉल्व कर लो, वो आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, ठीक है ना? जी तो जी प्रॉब्लम सेट 5 है, सॉल्व करना है हमने। जी जी।
चलो ठीक हो गया सर। ठीक हो गया ना? तो अपलोड कहाँ पे करना है? आपने अभी कहीं सर वो नहीं तो करना। कितना करना था, वो तो पता ही नहीं चल रहा। क्या चीज का, किस चीज का पता नहीं चल रहा बेटा? ओके जो आपने 5 लिखा है वो करने। अच्छा, एक सेकंड, मुनीब की बात सुन ले। हम मुनीब कह रहा है कि उसे असाइनमेंट्स का पता नहीं चल रहा कि वो कैसे करनी है या कहाँ कौन सी करनी है, इसका नहीं पता चल रहा। मुनीब, सर कौन सी करनी है ये तो पता चल रहा, कैसे करनी है सर? हमें तो वो टाइम है, वो तो बहुत लंबा है, हमें पता ही नहीं वो कितना करना है। हमें नहीं पता या सिर्फ आपको नहीं पता? हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। अच्छा जी, अब उसमें क्या मसला क्या आ रहा है कि आपको किस तरह नहीं पता चल रहा कि क्या करना है, किस तरीके से करना है? यस सर। अच्छा, नहीं आपने लेक्चर्स लिए हैं बेटा मुनीब? सर लिया मैंने, रेगुलर लिया है सर, वो तो सवाल बहुत ज्यादा है। सवाल बहुत ज्यादा के तो आपको टाइम भी तो बहुत ज्यादा दिया ना, लास्ट वीक का आपको बताया हुआ है। और मैं अगर क्लास में हल करने बैठूं तो मैं एक क्लास के अंदर सारे सवाल हल कर दूंगा आप लोगों को। सर ये तो बात है ना, कम से कम 2-3 सवाल चलते हैं, आपने तो सारे सवाल दे दिए, ये क्या बात है सर? सर ये जमा कब करानी है? अच्छा देखो, मेरी बात सुनो बेटा, इसमें पता क्या बात है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर आपने सारे सवाल दे दिए हैं, हम मर गए हैं, हम क्या नाम है बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैं आपको पहले कह चुका हूं कि आप लोग जितने भी सवाल हल करेंगे, असाइनमेंट के मार्क्स नहीं आपके कटेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है ना? लेकिन सवाल हल खुद करने हैं। 10 सवाल हैं, 10 सवालों की कोशिश जरूर करो। ठीक है, जब कोशिश हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमें मसला कहाँ आ रहा है। फिर मैं एक क्लास लूंगा आपकी और उसमें आपको सारी असाइनमेंट हल करवा दूंगा जहां जहां प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक हो गया मुनीब? तो बेटा दिमाग इस्तेमाल करना है सिर्फ, और जो मैंने लेक्चर्स पिछले दिए हैं उनको सिर्फ एक दफा गो थ्रू कर लो। तो गो थ्रू करोगे आपको प्रॉब्लम्स का जो है ना हल निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह नहीं तो जो आपको मैंने स्लाइड्स दी हुई है ना, वो स्लाइड्स देख लो एक दफा, या अगर वो भी नहीं तो आपको मैंने स्क्रीनशॉट्स करवाए थे उसके एक्सेल की शीट के, तो स्क्रीनशॉट्स उसके देख लो, उसमें आपका प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं होता तो जो लास्ट टाइम में हमने एक पूरी जो प्रॉब्लम्स हल की हैं, शॉर्ट प्रॉब्लम्स, उसको देखें। वो आप लोगों का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया, लिंक भी आप लोगों को भेज दिया, उसका व्हाट्सएप पे भी आपके लिंक है, उसको देखो। प्रॉब्लम जो है ना, काउंटिंग वाला दिमाग अपना इस्तेमाल करना शुरू करें और उसको हल करना शुरू करें। अब मैं आपको सर ये एक सवाल में 6-7 एंट्रीज है। तो बेटा कोई मसला नहीं है, एक सवाल में 6-7 एंट्रीज ना हो तो सवाल तो नहीं होता ना वो। 6-7 एंट्रीज, आपका क्या ख्याल है कि सवाल में, एक सवाल के अंदर एक एंट्री होनी चाहिए? आप ना माशाल्लाह सर बात बैचलर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आप सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स नहीं हैं। ठीक है मुनीब, जितने सवाल आपसे होते हैं ना आप कर लो, आपको मार्क्स की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि सर मेरे मार्क्स कम आए। अब लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ना की ना तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी मिड टर्म में भी और फाइनल टर्म में भी। तो आप ये प्रॉब्लम हल करें, शाबाश बेटा। ठीक है, और ऊपर से आपके पास व्हाट्सएप मेरा नंबर है, तो मुझे 10 बजे से पहले आप रब्ता कर सकते हैं, सर इसको क्या कैसे किस तरीके से सॉल्व करना है, तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है बेटा, ना सिर्फ मुनीब की बल्कि जिस भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो मुझे मैसेज कर सकता है। ठीक है, अच्छा सर मेरी बात सुनिए, ये हमने इस थर्सडे को जमा करनी है उसके अगले थर्सडे को जमा नहीं इस करानी है? थर्सडे को करवानी है बेटा, लास्ट वीक में बताया था आपको कि इस थर्सडे जमा करानी है। ठीक हो गया सर आपको मेल करेंगे हम? बेटा मैं आपको थर्सडे को ना, थर्सडे को क्लास है आपकी, थर्सडे को क्लास के बाद या क्लास से पहले मैं आपको लिंक बता दूंगा कि यहाँ पे आपने फॉरवर्ड करनी है। थर्सडे की रात 12 बजे तक आप मुझे वो सारी चीजें जो है ना वो ईमेल कर देंगे असाइनमेंट। ठीक है, और मैं फ्राइडे को आपके मार्क्स भी आपको बता दूंगा कितने कितने मार्क्स आ गए हैं आपके। ओके हो गया?
ठीक हो गया? अच्छा चले, वेरी गुड। अगर प्रॉब्लम हो बेटा, किसी को भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, वो मेरे से राब्ता कर सकता है और हम इंशाल्लाह उसकी प्रॉब्लम का हल जरूर निकाल लेंगे। अच्छा जी, तो चैप्टर नंबर 5 तकरीबन हमारा कंप्लीट है और चैप्टर नंबर 6 जो है हम स्टार्ट करेंगे अब। चैप्टर नंबर 6 हमारे चैप्टर नंबर 5 से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और इसी रिलेशन की वजह से हम इसको फौरी तौर पे कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इन्वेंट्रीज होती हैं जी, इन्वेंट्रीज। तो अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमें डिटरमिन करना है इन्वेंट्री की वैल्यूज को और कौन कौन सी कॉस्ट है जो इन्वेंट्रीज में हमें शामिल करनी है और या नहीं करनी। कॉस्ट लो को भी हम देखेंगे और इन्वेंट्रीज को भी हम देखेंगे। अच्छा जी, इसका लर्निंग आउटकम है जी, या लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें क्लासिफाई करना आ जाए और डिटरमिन करना आ जाए कि इन्वेंट्री की वैल्यूज कितनी है और कौन सा कॉस्ट फ्लो मेथड हम इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद इन्वेंट्री के एरर्स की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या असरात आ सकते हैं वो हम देखेंगे और हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं इन्वेंट्री को। हम इस चीज़ को भी मद्देनजर रखेंगे। अगर आपको याद हो तो हम लोग एक चीज़ हम लोगों ने असर्टेन कर ली थी कि 2 टाइप या 3 टाइप की कंसर्न होती हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, एक मर्चेंडाइजिंग कंसर्न है और एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इन्वेंट्री का कोई ताल्लुक नहीं है सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी के साथ, ठीक है ना, क्योंकि सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उन्हें इन्वेंट्री की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और मर्चेंडाइजिंग कंपनीज के पास इन्वेंट्री होती है और या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास। मर्चेंडाइजिंग का मतलब ये है कि ट्रेडिंग कंपनीज, तजारती कंपनीज जो कि इधर का सामान खरीदती हैं और दूसरी जगह पे जाके उस सामान को सेल आउट कर देती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत किया करते थे, ये कंपनीज भी तिजारत करती हैं, इधर से सामान खरीदती हैं दूसरी शहर में बेच देती हैं या फिर एक होलसेलर से ये जाके आम कस्टमर को सेल करते हैं, तो ये मर्चेंडाइजिंग कंपनीज कहलाते हैं। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वो कंपनीज हैं जो अपना सामान खुद बनाती हैं। अब सामान अपना खुद बनाती हैं, ऑब्वियसली उनको रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। फिर हमने एक चीज आइडेंटिफाई की थी कि 3 टाइप की इन्वेंट्रीज होती हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर। एक होता है रॉ मटेरियल। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उसके रॉ मटेरियल क्या होंगे जी, बताएगा कोई, इसमें ऐड करेगा जी? मेरे क्लास के जबरदस्त से बच्चों। सर उसका कपड़ा, उसकी थ्रेडिंग, मशीन्स और थ्रेड्स वगैरह जो बेटा, मशीनरी जो है ना वो एसेट्स में आती है। इन्वेंट्री में आपके कपड़ा आएगा, बटन्स आएंगे, स्टिचिंग के लिए धागा इस्तेमाल होगा और भी बुकरम शुक्रम ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी इसमें शामिल होगी, वो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होगी। अब वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री क्या होगी ये बताएं, कोई बताएगा? वर्क इन प्रोसेस की जी याद नहीं है आपको? फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था वर्क इन प्रोसेस भी कोई चीज होती है। वर्क इन प्रोसेस ये होता है कि इस रॉ मटेरियल को ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स क्या करती हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर प्रोडक्ट जो है वो प्रोसेस होके गुजरता है और आखिरी जो है वो शक्ल लेता है फिनिश गुड्स की। अब आपके रॉ मटेरियल की कटिंग हो रही है, कपड़े की कटिंग हो रही है, तो दैट इज वर्क इन प्रोसेस। जब वो कटिंग होके आपका रॉ मटेरियल पड़ा होगा तो उसको हम कहेंगे ये वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री है। सपोज अगर कॉलर लग रहे हैं तो कॉलर भी आपका वर्क इन प्रोसेस में होगा, लेकिन जब ये तमाम शर्ट आपकी कंप्लीट होके फिनिश्ड डिपार्टमेंट में, सॉरी क्वालिटी कंट्रोल में चली जाएगी, जहाँ पे उसकी पैकिंग होगी, क्वालिटी चेक होगी, then that will be a separate inventory
जिसे कहते हैं हम फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। लेकिन जब आपका रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग में चला जाता है और कि उसके ऊपर काम हो रहा हो और फिनिश गुड्स बना रहे हो यानी कि, तो तब उसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री। अब वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, हर टाइम पे आपको रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी चाहिए, वर्क इन प्रोसेस में भी चाहिए होगी आपकी इन्वेंट्री, और फिनिश गुड्स में भी इन्वेंट्री होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंपनीज कभी भी अपना काम बंद नहीं करती, वो दिन रात सुबह शाम वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर होती हैं, और ऑब्वियसली रॉ मटेरियल भी साथ साथ आ रहा होता है, प्रोडक्ट्स के ऊपर काम भी साथ साथ हो रहा होता है, और फिनिश गुड्स भी तैयार जो है वो हर वक्त हो रहे होते हैं। कुछ ना कुछ फिनिश गुड्स पड़े होते हैं, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल पड़ा होता है, और कुछ ना कुछ आपकी इन्वेंट्री प्रोसेस में होती है। तो 3 टाइप्स की ये आपकी इन्वेंट्रीज होती हैं। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था और आपको बताना था कि इन्वेंट्रीज कितने टाइप्स की होती हैं। आप आगे चलते हैं जी। अकाउंटिंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, इसको छोड़ें जी, आगे चलते हैं। हमारे पास 2 इन्वेंट्री के सिस्टम्स थे, एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। इनका बेसिक आपको डिफरेंस मालूम है कि परपेचुअल में हम जैसे जैसे इन्वेंट्री खरीदते हैं या उसको सेल ऑफ करते हैं या डिपार्टमेंट्स में भेज देते हैं या हमारे पास डिस्पोज ऑफ हो जाती है इन्वेंट्री, हम उसके साथ साथ रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर हम साल के शुरू में और साल के एंड पे ही उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम चेक एक्यूरेसी ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड, आप फौरी तौर पे हर वक्त आपका टैली रहना चाहिए आपका इन्वेंट्री रिकॉर्ड। अमाउंट्स ऑफ इन्वेंट्री लॉस ड्यू टू वेस्टेड रॉ मटेरियल, आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर जो भी डिफरेंट किस्म के लॉसेस हो सकते हैं आप उसको जो है वो फौरी तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में इस तरह की कोई बात नहीं है। आपने डिटरमिन करना है इन्वेंट्री ऑन हैंड कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री क्या थी और आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, और उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर आप उसको निकाल सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री में 50 चेयर्स हैं और आपने पूरे साल में 100 चेयर्स और बनाई, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपके पास साल के एंड के अंदर जब आपने अपने स्टोर चेक किया तो 20 चेयर्स पड़ी हुई थी। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने 150 चेयर्स, जिसमें से 50 चेयर्स ओपनिंग इन्वेंट्री थे, 100 शेयर्स आपकी स्टॉक मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर था, तो दोनों मिला के 150 हुए। तो 130 आपके पास जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाएगा कि 130 प्रोडक्ट्स आपने बेचे, उनकी कॉस्ट से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पर प्रोडक्ट की कॉस्ट से आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास 20 आइटम्स की मौजूद होगी। ये हमने क्लोजिंग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का हमें फर्क महसूस हो गया। अब टेकिंग अ फिजिकल इन्वेंट्री, अब फिजिकल इन्वेंट्री का मतलब ये है कि हम उसको काउंट करें, उसको फिजिकली देखें, और उसके बाद अगर कोई इसको वेट करने वाली चीज है तो उसको हम वेट भी कर लें, जितनी भी इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी। अब फिजिकल काउंट है, आप ओपनिंग में कर सकते हैं, क्लोजिंग में कर सकते हैं। अगर आपका परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है तो आप उसको साथ साथ रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है जी। आगे इन्वेंट्री की क्वांटिटीज देख लेते हैं। क्या है जी? डिटर्मिनिंग ऑनरशिप ऑफ गुड्स, इसका क्या मतलब होगा बेटा? जी बेटा, कोई बताएगा डिटर्मिनिंग ऑनरशिप ऑफ गुड्स का क्या मतलब हो सकता है? अब्दुल बासित, अली जमाल, अली भट्टी, जी बेटा, सलमान बेटा, सवाल का जवाब दिया करें। जी स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, कैमरास ऑन करें अपने। जी अदील मुमताज, बेटा सो गए सारे क्या? नहीं पता सर इसका मतलब। नहीं, तो सिंपल जवाब नहीं पता, इसका मतलब नहीं हमें पता। यस सर, मतलब नहीं पता इसका। अच्छा, उबैद का एक्सीडेंट हुआ था? यस सर, कल मेरा एक्सीडेंट हुआ था। चलो, आप कैसे हो बेटा? सर आप ठीक हूँ? मैं ये पूछ इंजेक्शन रहा करवाए था, हैं।
चलो टेटनस के इंजेक्शन लगवाए हैं? टेटनस के अलावा भी लगे हैं, वो हड्डी थोड़ी मुड़ गई थी ना, टांग की गाड़ी चढ़ गई थी लेग के ऊपर। ओए होए, चल सक रहे हो? हाँ जी अब चल रहा हूँ, रात को नहीं चला जा रहा था, फिर इमरजेंसी टीके लगवाए थे रात को ना, पापा के साथ गया था। चलो अल्लाह ताला खैर करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा चलें जी, मैं सवाल कर रहा था ये कि डिटर्मिनिंग ऑनरशिप ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस चीज का हमने आइडिया समझने लगाना है कि इन गुड्स की ऑनरशिप किसके पास है या किसकी ऑनरशिप होती है। अब एक गुड्स इन ट्रांजिट है। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या है कि आप कोई सामान है वो अभी रास्ते में है। क्या मतलब है? रास्ते में है। परचेजर ने परचेज कर लिया है और सेलर ने वो सामान डिस्पैच कर दिया है, तो अब वो रास्ते में है, तो गुड्स इन ट्रांजिट इसको कहेंगे। परचेज गुड्स नॉट येट रिसीव्ड, इसका मतलब क्या है कि आपने सामान खरीदा लेकिन अभी तक आपके पास सेलर से सामान नहीं पहुंचा। सपोज आप दराज.com पे आपने कोई ऑर्डर दिया है, तो वो आपको डिलीवरी स्टेटस दिखा रहा है कि वो इन ट्रांजिट है, रास्ते में है, तो इसका मतलब ये है कि आपने परचेज कर लिया है और वो अभी रास्ते में आपको मिला नहीं। सोल्ड गुड्स नॉट येट डिलीवर्ड, ये बस कान इधर से पकड़ ले या उधर से पकड़ ले, ये एक ही बात है कि एक सेलर की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है और एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने हमें बताया है कि जिसने सेल कर दिया सामान वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, तो दैट इज इन प्रोसेस, यानी कि अभी रास्ते में है। अब इसकी ऑनरशिप हम किस तरीके से मैयर करेंगे, तो याद रखिएगा इनकी ऑनरशिप हमें मैयर करना बहुत आसान है। इसमें दो पॉइंट्स आते हैं, मैंने पिछली दफा भी आपको शायद चैप्टर नंबर 5 में भी आपको ये करवाया था कि एफओबी शिपिंग पॉइंट और एफओबी डेस्टिनेशन दो हमारे पॉइंट्स होते हैं। फ्रेट ऑन बोर्ड शिपिंग पॉइंट, एफओबी का मतलब फ्रेट ऑन बोर्ड है। अब ये एफओबी शिपिंग पॉइंट का मतलब है जहां से ये डिस्पैच हो रहा है, शिप हो रहा है। ऑनरशिप पासेस टू द बायर हियर, मतलब ये कि जैसे ही वो इसको किसी पब्लिक कैरियर पे या किसी कार्गो वाले को दे देगा सेलर, तो उसी टाइम पे इसकी ऑनरशिप जो है वो बायर को ट्रांसफर हो जाएगी। मींस के जहां पे बंदा खड़ा हुआ है ना, ये रेड सा बॉक्स लेके, यहीं पे ऑनरशिप जो है वो पास हो जाएगी बायर के ऊपर। लेकिन एफओबी डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि जी बेटा, सर इसमें वो लाइफो फाइफो वाला सीन नहीं होगा कि इसमें भी एफओबी होगा और एफओडी जो भी है? वो बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा। वो अभी आगे चल के हम पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा एडवांस चल रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक लगा के चलें। आज ही अपने लाइफ ओके फाइल भी देख लेना है, ठीक है? अब ये क्या हो रहा ओके। है, अब हो क्या रहा है कि हमने इस चीज का आइडिया लगाना है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है ये किसको पड़ रही है। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो बायर को पड़ेगी, ठीक है ना? बायर ने ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट देनी। जहां पे दूसरी एफओबी डेस्टिनेशन है, एफओबी डेस्टिनेशन के अंदर होता ये है कि सेलर पेज द फ्रेट, सेलर ने इसकी जो है वो पैसे देने हैं और ऑनरशिप जब ये इसको डिलीवर होगी बायर को, तब ऑनरशिप जो है वो पास होगी बायर को, ठीक है ना? तो ये तमाम खर्चा जो है वो सेलर को बर्दाश्त करना पड़ेगा और ऑनरशिप जो है वो बायर को तब मिलेगी जब उसको प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं। एफओबी शिपिंग पॉइंट यानी कि जहां से डिस्पैच किया वहीं से बायर के ऊपर जो है वो खर्चा पड़ना शुरू हो गया। फ्रेट का खर्चा भी बायर का है। एफओबी डेस्टिनेशन, इसका मतलब ये है कि फ्रेट का खर्चा जो है वो सेलर ने अदा किया और ऑनरशिप जो है जब प्रोडक्ट मिलेगा तब आपको ट्रांसफर होगी। आगे देखते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट शुड बी इंक्लूडेड इन द इन्वेंटरी ऑफ द बायर व्हेन टर्म्स ऑफ सेल आर एफओबी शिपिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि शिपिंग पॉइंट से जब ट्रांसफर हो जाएगी आपको बायर की ऑनरशिप ऑफ गुड्स। क्यों? क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट हो रहा है और जिसने सामान खरीदा है वो इसको अपनी इन्वेंट्री में शामिल करने का मजाज तब ही होगा जब वो कहता है कि जी शिपिंग पॉइंट एफओबी आपका शिपिंग पॉइंट होगा।
क्यों? के साथ ही आपकी ऑनरशिप ट्रांसफर, यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है बायर को, तो बायर अगर इन्वेंट्री कर रहा है तो वो इस स्टॉक को भी अपनी इन्वेंट्री में कंसिडर करेगा, और यहाँ पे जब तक इन्वेंट्री इसके पास पहुंचेगी नहीं तब तक वो अपनी इन्वेंट्री में इस चीज को कंसिडर नहीं करेगा। ठीक हो गया? अब आ जाते हैं जी डिटरमिनिंग ऑनरशिप ऑफ गुड्स। कंसाइनमेंट या कंसाइंड गुड्स की ऑनरशिप किस तरीके से ट्रांसफर होती है? टू होल्ड द गुड्स ऑफ अदर पार्टीज एंड ट्राई टू सेल द गुड्स फॉर देम फॉर अ फी बट विदाउट टेकिंग ऑनरशिप ऑफ द गुड्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई कंसाइनमेंट का माल पड़ा हुआ है तो आप सिंपली उसकी ऑनरशिप नहीं ले सकते। होगा ये कि अगर आपके पास सामान पड़ा है आप उसको सेल करने के मिजाज है, लेकिन आपकी ऑनरशिप या आपके स्टॉक में वो चीज शामिल नहीं होगी। मैनी कार्स, बोट्स एंड एंटीक डीलर्स, एंटीक के डीलर्स जो होते हैं, सेल कंसाइनमेंट्स और गुड्स। व्हाई? क्योंकि अगर वो सेल कर देंगे, इसकी ऑनरशिप दे देंगे, तो उसके ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। अच्छा जी, एक छोटी सी एग्जांपल है और ये एग्जांपल हम कर लेते हैं। ये तो काला हो गया भाई, इसको हम चेंज करते हैं। सर एग्जांपल शो ही नहीं हो रही सर। बेटा अभी शो हो जाएगी, टेंशन क्यों लेते हो आप? मैं हूं ना बैठा आपके लिए, इसको शो करवाएंगे आप। ले जी, शो हो गई। अच्छा, हैज बीन कंपनी completed its inventory count, it arrived at a total inventory value of 2 lakh. हैज बीन कंपनी ने अपने स्टॉक्स चेक किए और उन्होंने इन्वेंट्री देखी तो उसकी वैल्यू बनती थी 2 लाख रुपया। You have been given the information listed below. Discuss how this information affect the reported cost of inventory. अब ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपके पास अवेलेबल है, इसमें से हमने देखना है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी होगी। First, has been included in the inventory goods held on consignment for fall company costing 15,000. इन्होंने अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल कर लिए कंसाइनमेंट के गुड्स को, तो क्या इसको शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी बताएं। सर करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। करना क्यों चाहिए और नहीं क्यों करना चाहिए? सर कंसाइनमेंट ये अमानत है ना। कंसाइनमेंट अमानत है और उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे देखो ना, टू होल्ड द गुड्स ऑफ अदर पार्टीज एंड ट्राई टू सेल द गुड्स फॉर देम फॉर अ फी बट विदाउट टेकिंग द ऑनरशिप ऑफ द गुड्स। आपके पास ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, आपने सिंपली उसको फी लेके तो उसको सेल करते हैं, ये होती है कंसाइनमेंट। सेकेंड चीज क्या है? द कंपनी डिड नॉट इंक्लूड इन द काउंट परचेज्ड गुड्स ऑफ 10,000 which were in transit. टर्म्स क्या थी? FOB शिपिंग पॉइंट। अब वो कहता है कि इन्होंने एक 10,000 रुपए के गुड्स थे जो इन्होंने मंगवाए थे, वो अभी ट्रांजिट के अंदर है, यानी कि रास्ते में है। उसकी टर्म थी FOB शिपिंग पॉइंट। तो क्या इसको इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस सर, ये होगा इंक्लूड। यस सर, होगा। FOB शिपिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे ही बायर से, जी बेटा, तक सर जब तक वो रिसीव ना करे, हैंड ओवर ना हो, तब तक नहीं होगा तुम्हारी इन्वेंट्री में। नहीं अभी बेटा, ट्रांजिट हम रिसीव कर, देखो FOB शिपिंग पॉइंट की बात हुई है ना, इसका मतलब है ट्रांजिट के अंदर अगर सामान है तो वो जब बायर सेलर ने जैसे ही उसको कार्गो वाले को दिया तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है। अब ये जो पब्लिक कार्गो का कैरियर का खर्चा है ये भी बायर ने उठाना है। FOB शिपिंग पॉइंट का मतलब है जैसे ही सेलर ने इसको शिप किया ना, साथ ही खर्चा पड़ गया। लेकिन FOB डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि आपने खर्चा नहीं देना उसका, किसी का पब्लिक कैरियर का, और ऑनरशिप जो है आपको ट्रांसफर कब होगी? जब आपको सामान रिसीव होगा। और FOB शिपिंग पॉइंट में ऑनरशिप तब ट्रांसफर होगी जैसे ही सामान शिप होगा। यहाँ पे हमें कहता है कि शिपिंग पॉइंट पे आपने जो है वो टर्म्स थी आपकी, तो अब क्या होगा? ये ऑनरशिप फौरी तौर पे ट्रांसफर हो जाएगी जैसे ही उसने हमें शिप कर देना। तो हमें ये ऐड करना पड़ेगा। हमने माइनस किया 15,000 प्लस किया 10,000, कितना हो गया जी? 2 लाख में से 15,000 माइनस किया 1,85,000 जमा 10,000, 1,95,000 हो गया। The company did not include in the inventory count in the count inventory that had been sold with a cost of 12,000 which was in transit FOB shipping point.
कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री के अंदर वो इन्वेंट्री नहीं शामिल की जो उन्होंने अभी सेल की थी और अभी ट्रांजिट में है, लेकिन उसकी जो टर्म्स थी वो FOB शिपिंग पॉइंट थी। तो ये ठीक है या गलत है, ये बताएं, इसको शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी स्टूडेंट्स। नहीं करना चाहिए सर, करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। वो किस वजह से, वो क्यों नहीं करना चाहिए ने, वजह क्या बनी? जी बच्चा, वजह क्या बनी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि टर्म्स थी FOB शिपिंग पॉइंट। सेलर ने जब सेल किया तो यहीं पे ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई बायर को। तो यहाँ पे ये सेलर है और इसकी टर्म्स है FOB शिपिंग पॉइंट, तो ये थोड़ा सा घूमेगा। आप लोगों ने इसको जो है वो गौर करना है कि हमने कोई गलती इस तरह की नहीं करनी जो कि हमें पता चले कि यार ये गलती तो बहुत बेसिक सी चीज थी, हमने ये गलती क्यों की है। FOB शिपिंग पॉइंट और FOB डेस्टिनेशन का जो है हमें मतलब पता चल गया। अब हम कॉस्ट फ्लो के मेथड्स देखते हैं। कॉस्ट फ्लो के मेथड्स हैं जी, 4 किस्म के मेथड्स हैं। इसमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन एक मेथड है, फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO कहते हैं इसे, इसको FIFO नहीं कहना, इसको FIFO कहना है। लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO है और एवरेज कॉस्ट का मेथड है। अब कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास कुछ सामान पड़ा हुआ है, आपने उसकी वैल्यू का आइडिया लगाना है कि ये सामान जो मेरे पास मौजूद है इसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले आप उसके अंदर क्या चीज नोट करेंगे कि इसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? जी बेटा, कोई आइडिया है किसी को? आपके पास कुछ क्वेश्चन रिपीट कीजिए। जी क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मेरा ये सवाल है, आपके पास कुछ सामान पड़ा हुआ है तो आपने उसकी वैल्यू का आइडिया लगाना है कि कितने की है, तो आप किस तरीके से आइडिया लगाओगे कि कितने की है? याद रहे कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी का स्टॉक है, तो आप किस तरीके से आइडिया लगाओगे कि कितने का स्टॉक है? सवाल बहुत आसान है, जवाब इंतहाई कॉस्ट ऑफ आसान है। परचेजिंग, क्या हुआ? एक्सपेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेजिंग और एक्सपेंसेस जो होंगे उसके वो प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू। जबरदस्त जबरदस्त आपने जो है जवाब दिया है। बिल्कुल यही था कि भाई आप रसीदें देखोगे उसकी कि ये सामान हमने खरीदा कितने में है। ठीक है, सपोज अब स्टोर है, क्योंकि कंपनी का स्टोर है, उसमें तरह तरह का स्टॉक पड़ा होना चाहिए कि या सिर्फ एक ही आइटम का स्टॉक पड़ा होना चाहिए? डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं। डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज के आर्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं आपके पास पड़ी हुई कुछ हैं। पार्शियल होती है, कुछ पार्शियलेबल नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुछ पेरिशेबल होती हैं, कुछ पेरिशेबल नहीं होती। पेरिशेबल का मतलब ये है कि आइटम खराब हो जाए जल्दी, और नॉन पेरिशेबल का मतलब ये है कि वो जल्दी खराब ना हो। अच्छा जी, कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंडिचर नेसेसरी टू एक्वायर गुड्स एंड प्लेस देम इन अ कंडीशन रेडी फॉर सेल। आपने कोई सामान खरीदा, उसको जब तक आपके स्टोर में पहुंचेगा तो जितना भी खर्चा हुआ है वो उसकी कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। या फिर आपने उसको रेडी फॉर सेल तक ले आए हैं, उसको प्रोसेस किया है रॉ मटेरियल को और उसको फाइनल प्रोडक्ट बना दिया है, तो जितनी भी कॉस्ट उसके अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आएगी वो आपकी कॉस्ट कहलाएगी। Cost unit costs are applied to quantities to compute the total cost of inventory and the cost of goods sold using the following costing methods. आपने यूनिट की कॉस्ट निकालनी है और उसी से आप इन्वेंट्री की कॉस्ट भी निकाल सकते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने कितनी की है उसकी भी आप जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर 4 मेथड्स आ जाते हैं कि किस तरीके से आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो स्पेसिफिक सबसे पहला मेथड है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, और उसके बाद है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर LIFO आ जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिर एवरेज आ जाता है। अच्छा, अब बच्चों इसमें बात ये है कि अभी आप इसमें साथ साथ रहिएगा, क्योंकि बेसिक ये कॉन्सेप्ट अगर मिस हो गया तो आपके लिए आगे चल के प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे वो ये कहता है कि
Crivet's company, TV company purchased 3 identical 50-inch TVs on different dates. अच्छा जी, 3 टीवी उन्होंने खरीदे और मुख्तलिफ टाइम पे इन्होंने ये 3 टीवीज खरीदे। अच्छा, एक पहला जो टीवी खरीदा था उसकी 700 रुपया थी कॉस्ट, दूसरा जो टीवी खरीदा था उसकी 750 थी, और तीसरा जो टीवी खरीदा है उसकी 800 रुपया कॉस्ट थी। ठीक है जी, $800 लगा लें। ये तीनों टीवी जो है 700, 750 और 800 के हिसाब से इन्होंने खरीदे। ठीक है, फिर क्या कहता है, ड्यूरिंग द ईयर Crivets sold 2 TV sets at 1200 each. These facts are summarized below. अब क्या हमें पसूड़ी में डाल गया ये, या फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर गया वो, कि अब हमें ये आइडिया लगाना है कि ये असल में इसकी कॉस्ट क्या होगी। ये अब छोटा सा एक्सेल की फाइल खोल लेते हैं हम। तो एक्सेल की फाइल में हम छोटी सी वर्किंग करते हैं और आप मुझे बताइएगा कि इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। ठीक है जी बच्चों, साथ है सर मेरे? इसने 2 टीवी बेचे ना सर? सर हाँ इसने जी, 2 टीवी बेचे ना? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। फर्स्ट टीवी कितने का लिया है उसने? 700 का। 700 का सर, दूसरा 750 का सर। सेकंड टीवी 750 का, और टीवी 800 का। टीवी 800। 800। अच्छा जी, इसकी अपना टोटल अगर कॉस्ट देख लो, सपोज कॉस्ट अगर मैं देख लो इसको, सपोज फाइनल कर लिया मैंने, इज इक्वल टू 2250। 2250 आ गया। यस सर। ये तो दुआ ने जो है ना बड़ा काम तेज कर दिया। 2250 इसकी टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक हो गया। अब टीवी 1 है, यस सर। टीवी 2 है और टीवी 3 है। अच्छा जी, अब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से वो हमें बता देता है कि कौन सा टीवी उसने बेचा है। लेकिन अभी हम इसकी सेल्स देख लेते हैं। सेल्स अगर वैल्यू कितनी बनती है इसकी, सेल वैल्यू कितनी बनती है बेटा? 2400 है। यस सर। 2400। यस सर। 2400 रुपए का उसने 2 टीवी जो है वो सोल्ड कर दी है। 2 टीवीज 1200 में 2 तरफ किया तो 2400 आया। 1200 मल्टीप्लाई बाय 2 किया ना बेटा, 2400 हो जाता है ना। 1200 मल्टीप्लाई बाय 1200 जमा 1200 कितने हो गए? 2400 हो गया ना। 2400। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया मुनीब। बेड पे लेटे हुए आराम से है ना? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा जी 1200। अब पहला मेथड है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन क्या है कि मुनीब कहता है कि मेरे पास जो ये टीवी थे ना, मैंने दूसरा और तीसरा टीवी जो है ना वो दोनों सेल किए हैं। ठीक हो गया कि मैंने आइटम नंबर 2 और आइटम नंबर 3 सोल्व किया है। या ये मुनीब कहता है कि भाई मैंने एक तो सबसे पहला वाला जो टीवी था 700 वाला, ये मैंने सेल कर दिया है, और ये जो थर्ड टीवी मैंने परचेज किया था 800 वाला, ये मैंने सेल कर दिया। तो अगर मैं इन दोनों की कॉस्टिंग निकाल लूं तो ये क्या बनेगा जी? इज इक्वल टू 700 प्लस 800। 1500 सर। इसकी 1500 की कॉस्ट आएगी। तो अगर मैं अपना प्रॉफिट निकालना चाहूँ, सेल्स इज इक्वल टू 2400 की है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी हो गई? सीजीएस कितनी है इसकी? जल्दी से बताएं, सीजीएस कितनी है इसकी? सीजीएस बेटा 1500 है। 1500 है ना? 900 आ जाएगा सर आंसर। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब उस चीज की कॉस्ट जो हमने बेची है। तो 1500 उसकी कॉस्ट आ गई। तो अब मैं कहता हूँ कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, तो पता चला जी 900 रुपया जो है। 900। यस सर। ठीक हो गया जी। एक बार जी दोबारा समझा दें इधर से। हाँ, ये अब ये ऐसे है कि
अब हम मेथड यूज कर रहे हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। जी सर। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या कहता है कि हो सकता है कि आपको पता हो कि आपने टीवी नंबर 1 सेल किया है या टीवी नंबर 2 सेल किया है या टीवी नंबर 3 सेल किया है। आप उसमें से बता देंगे यार ये 2 टीवी जो है ना मैंने सेल किए हैं। अब यहाँ पे हमने केस लिया कि टीवी नंबर 1 और टीवी नंबर 3 है जो कंपनी ने सेल किया है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा प्रोडक्ट हमने सेल किया है, तो उसको कहेंगे हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। स्पेसिफिकली हमने ये बता दिया कि ये वाले टीवी हमने सेल किए, एक फरवरी 3 वाला टीवी सेल किया है, एक मार्च मई 22 वाला टीवी सेल किया। तो ये स्पेसिफिकली हमने आइडिया लगा लिया कि ये 2 टीवी हमने सेल किए। उसकी सेल्स की क्या वैल्यू थी, वो थी 2400 रुपए की, ठीक है। उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला तो वो 1500 रुपया बनती थी। 1500 से कैसे बनी कि 700 जमा 800 दोनों को मिला के हमारी 1500 कॉस्ट इसकी बच गई। अब हमने 2400 में से 1500 निकाला तो ये कॉस्ट के बाद हमारे पास प्रॉफिट निकला 900। यहाँ तक किसी को ना समझ आई है तो वो पूछे। सर समझ आ गई सर। वेरी गुड हो गया। मुझे आ गई। यस आ सर, गई? गुड गुड हो गया हो सर। गया, एक्सीलेंट हो गया सर, लेवल हो गया सर आपका। जबरदस्त हो गया भाई, मेरे बच्चों का लेवल है जी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फाइफो कहते हैं इसको। इसका पूरा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब आपने याद रखना है फाइफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में वो क्या कहता है कि भाई बात ये है, ये मैं ग्रीन कर रहा हूं इसको अब, ठीक है। ये इसका कलर हो गया हमारे पास लाइट ग्रीन से। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट हमने पहले खरीदी है वो ही हम पहले सेल करेंगे। इसका मतलब क्या है कि टीवी 1 हमने खरीदा था फरवरी 3 को और टीवी 2 खरीदा था हमने मार्च 5 को। तो पहले 2 आइटम्स ये खरीदे थे हमने, इन दोनों को मैं कर रहा हूं ग्रीन। अब मेरे से पूछा जाता है कि सेल हुई है 2400 की, तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जल्दी से बताएं कितनी होगी? 1500। 1500 1450 1450 होगी बेटा। 1450 सर, इनको माइनस करें, माइनस करके वो फिर माइनस तो कर ही लेंगे ना। इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? जो पहले खरीदा है उसको ही पहले हमने सेल करना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। पहले आया है वो पहले गया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टीवी प्लस सेकंड टीवी, 2 टीवी निकालने हैं, सेल किए हैं, तो पहले दोनों टीवीज को जो हमने ऐड कर ली उसकी वैल्यू। अगर ये मेथड इस्तेमाल करी कंपनी तो इसका जो प्रॉफिट आएगा 950 950। इसको मैं क्या कर रहा हूँ जी बेटा, इसका कलर हम सेपरेट चेंज कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं ब्लू में, ठीक है जी। इसको भी मैं कर रहा हूँ ब्लू में। ओके हो गया। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के बाद हम कर रहे हैं लाइफो। लाइफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फर्स्ट आउट। अब वो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स हमने बाद में खरीदी हैं, जो सबसे आखिर में भेजा, सबसे आखिर में खरीदी है उसको हम सबसे पहले बेचेंगे। अब के लिए मैं कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन सा जी? ये हम करते हैं सर, इसमें भी ये लास्ट एंड लास्ट आउट वाला ही होगा ना, जैसे सीजीएस इसका आ रहा है 1550। नहीं, 1550 किस तरह आ रहा है सीजीएस? लास्ट में खरीदा हुआ माल सबसे पहले जाएगा। आपने कहा लास्ट 2 वैल्यूज की बात की है ना। हाँ, तो मुझे करने दो ना पहले बेटा, सॉल्व तो करने दो। ओके ओके। ये देखो जी, इसका लिए कलर्स मैंने कर दिए, ये वाले ऑरेंज वाले कलर्स के साथ अब हमने खेलना है। अब सेल्स की वैल्यू कितनी है? सेल्स कितने की है? 2400 की ही है। और सीजीएस कितना है? CGS is equal to 750। ये बन गया हमारा 1550। कंट्रोल यू किया और इसके लिए हमने 850 आ जाएगा। 850 आ जाएगा सर। 850 का हमारे पास प्रॉफिट।
अब आप ये देखें कि इन्वेंट्री वही है या इन्वेंट्री बदली है कोई? इन्वेंट्री तो नहीं ना वही बदली, है, नहीं सर, वही इन्वेंट्री है। वही है, इन्वेंट्री वही है, वही बदली है, नहीं है। लेकिन हमने 3 मेथड्स इस्तेमाल किए हैं, तीनों में कॉस्टिंग डिफरेंट आ गई। डिफरेंट Yeah. है। अच्छा, Wow. वाओ, ओए अब ये है मूविंग एवरेज, एवरेज या इसको हम कहते हैं एवरेज मेथड। अब इसके अंदर क्या होगा, हम एवरेज ले लेंगे। एवरेज किस तरीके से लेंगे, पहले ये देख लेते हैं जी। सेल्स, सेल्स की वैल्यू है जी 2400 और एवरेज चल- उसकी कॉस्ट क्या होगी, CGS। तीनों को प्लस करेंगे, क्या बेटा? तीनों को प्लस कर देंगे ना एवरेज में। हाँ जी, तीनों को प्लस करेंगे। अब इसकी देख लें कैलकुलेशन कैसी होती है। मैं क्या कर रहा हूँ जी, ये मैंने ब्रैकेट डाल दी है, ये 700 प्लस 750 प्लस 800, ठीक है जी। इन तीनों को मैंने ऐड किया 2250। और डिवाइड कर दिया मैंने इसको 3 से, तो पर प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी 750 रुपीज। ठीक हो गया, निकल आई, निकल आई ना, 750 निकल आई। अब मैंने 2 प्रोडक्ट्स बेचे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 750, ये आ गया जी 1500, कंट्रोल यू, और मेरे पास ये आ गया 900। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि मूविंग एवरेज और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के अंदर जो आपकी कॉस्टिंग आई है वो सेम आई है, वरना ये डिफरेंट आ सकती है। ठीक है जी, तो मूविंग एवरेज के लिए मैंने ये भी आपको कर दिया। अब यहाँ पे हमने एक चीज को आइडेंटिफाई किया कि कंपनीज अगर चाहें तो वो कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकती हैं। वो कर सकती हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लाइफो लास्ट इन फर्स्ट आउट और मूविंग एवरेज। ये चारों मेथड में से कोई मेथड भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा जी, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन जो मेथड है वो बड़ा रेयर है, वो डिफरेंट जो है क्या कहते हैं उसके अंदर कंपनीज जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की अगर उनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो तो तब जाके जो है वो ये इसको आइडेंटिफाई कर सकती हैं। लेकिन अमूमी तौर पे इन्वेंट्रीज की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना इतना आसान काम नहीं है। अब उसके अलावा अगर देखा जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले हैं, वो कंपनीज मोस्टली जो है वो फाइफो मेथड इस्तेमाल करती हैं 45%, लाइफो जो है वो 24% इस्तेमाल करती हैं, और एवरेज कॉस्ट मेथड है जी वो 16% इस्तेमाल होता है, और 15% जो है वो बाकी मेथड्स या फिर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड या कोई और मेथड भी हो तो वो इस्तेमाल करती हैं कंपनी। तो लाइफो, फाइफो, वेटेड एवरेज और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, ये 4 मेथड्स हैं जिसकी हम लोग आसानी से अब कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये किस तरीके से हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशन की है। अब एक एग्जांपल है और एक स्टोर लेजर कार्ड है, उसको हमने देखना है कि हमने किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करनी है। ये एक कॉस्ट फ्लो अजम्पशन आ जाती है। डाटा फॉर ह्यूस्टन इलेक्ट्रॉनिक्स एस्ट्रो कंडेंसर्स, ये इनका डाटा है जी। इसने परचेजेस किया है, सॉरी बिगनिंग इन्वेंट्री है इनके पास। बिगनिंग इन्वेंट्री के साथ साथ बिगनिंग इन्वेंट्री थी 100 यूनिट्स की, उसकी कॉस्ट थी 10 की, तो टोटल कॉस्ट बन गई इसकी 1000। ठीक है जी। परचेजेस इसने किए, पहले 200 प्रोडक्ट खरीदा है 11 के हिसाब से, फिर इसने 300 प्रोडक्ट खरीदा है 12 के हिसाब से, और फिर परचेज किया इसने 400 प्रोडक्ट्स किए 13 के हिसाब से, और टोटल कॉस्ट इसकी आ गई है जनाब कितने यूनिट्स हो गए, 100 प्लस 2 3 और 3 6 और 4 1000, तो 1000 यूनिट्स हैं और उसकी टोटल कॉस्ट आ गई है 12000 की। ठीक है जी। वो कहता है जी यूनिट्स इन एंडिंग इन्वेंट्री है 450 और यूनिट सोल्ड कितने हुए हैं, वो 550 हुए हैं। तो आप जरा जल्दी से मुझे ये बताएं कि ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लगाया है, आपने इसको इस कैलकुलेट करके बताना है मुझे कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन को छोड़ दें,
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से, लाइफो के हिसाब से और मूविंग एवरेज के हिसाब से ये तीनों कैलकुलेशंस आपने करके देनी मुझे, ठीक है। जल्दी से करें, सेल्स की, सीजीएस की और प्रॉफिट की। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से करें जी बेटा। जी बेटा। सर कौन से मेथड यूज करने, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और सेकंड कौन सा करना है? लाइफो और मूविंग एवरेज। ओके। बहुत आसान तरीका है ये, जिस तरीके से मैंने किया ना इसी तरीके से मुझे आपने करके देना है। अभी हम वो चीज़ नहीं कर रहे जो जिसमें हम सारा वो स्टोर लेजर कार्ड बनाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और मूविंग एवरेज मेथड है क्या जी। बिगिनिंग इन्वेंट्री को आप इस तरह समझ लें कि आपके पास पिछले साल का स्टॉक था, या फिर आप इसको समझ लें कि पहली परचेज आपकी बिगिनिंग इन्वेंट्री है, अगर आप उसको इस तरह समझना चाहते हैं। ये स्टॉक है, फर्स्ट परचेज, सेकंड परचेज, थर्ड परचेज, फोर्थ परचेज, 4 परचेजेस आपने की है समझ लें। और उसके बाद आपने 1000 यूनिट्स में से 550 यूनिट आपका सेल हो सर गया। इधर तो 3 परचेजिंग रुकी हुई है सर। यही बता रहा हूँ ना कि बिगिनिंग इन्वेंट्री को भी अपनी फर्स्ट परचेज कंसिडर कर लें। ठीक है बिगिनिंग सर। इन्वेंट्री में तो स्टॉक होता है ना आपके पास पहले से मौजूद स्टॉक, बस जल्दी से करें इसको। यस सर, यस। ठीक है, ओके सर, ओके। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये हमारी जो टोटल सेल है वो 12,000 रुपीज है। जी नहीं, टोटल आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट है 12,000। तो सर सेल कहाँ पे है हमारी? सर ये 550 है ना? सीजीएस निकालनी है बेटा, सीजीएस निकालनी है आपने। नीचे फॉर्मूला दिया है मैंने, ओके। बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम भी यहाँ पे सीजीएस निकाल रहे हैं ना, बार बार सीजीएस की वैल्यू निकाल रहे हैं, आपने सीजीएस निकालनी थी। ओके ओके।
सर बात सुने। जी बेटा। सर ये एवरेज में से हमने टोटल यूनिट माइनस करेंगे तो फिर उसको डिवाइड कर देंगे ना। एवरेज में से टोटल यूनिट्स जी उसको डिवाइड करेंगे ना, नहीं, लाइक एवरेज 12,000 एवरेज कॉस्ट लेके, ठीक है 12,000 को हम डिवाइड कर देंगे 1,000 से। जी बेटा। 12 पर यूनिट अमाउंट आ जाएगी हमारी। जी बेटा। तो इसका आंसर 6600 इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी। 12,000 हमने सिंपली यूनिट सोल्ड को देखना है, 550 के साथ मल्टीप्लाई कर देना ना 12 को, तो आंसर आ जाएगा। ओके सर। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 550, यूनिट सोल्ड के साथ मल्टीप्लाई किया सिंपल। हाँ जी जी कर रहे हैं जल्दी से। बेटा ये ये सर हो गया। हो गया है? जी सर। आप लोगों की अटेंडेंस में एक ये बंदा है जैन, मोहम्मद जैन, ये कौन है? दो है, एक मोहम्मद जैनुल आबदीन है और एक मोहम्मद जैन है। तो मोहम्मद जैन का नाम मेरे पास लिस्ट में नहीं है। जी बेटा मोहम्मद जैन। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा जैन, आपका नाम मेरे पास क्लास में नहीं है। सर मुझे तो शो हो रहा है आपका पोर्टल पे। मोहम्मद जैनुल आबदीन नाम है आपका? नहीं, मोहम्मद जैन। मोहम्मद जैन। मोहम्मद, मुझे आपकी आपकी जो क्लास अटेंडेंस है ना, हाँ हाँ ठीक है, सॉरी, हुआ हुआ है। ओके ओके, अच्छा जी। आज हमारी क्लास में जो लोग स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं उनके नाम सुन लें। जियाउल्लाह, रहमान असलम, मोहम्मद यासिर महमूद। रहमान असलम है। रहमान असलम है, ओके। जियाउल्लाह है एब्सेंट, मोहम्मद यासिर महबूब एब्सेंट है, मोहम्मद शोवेज अमीन एब्सेंट है। शोवेज अभी प्रेजेंट था, अभी उसका नेट डिस्कनेक्ट हुआ अभी। सर शोवेज प्रेजेंट है। अच्छा चलो, मोहम्मद यासिर एब्सेंट है, मोहम्मद दानिश एब्सेंट है, इफ्तिखार अख्तर एब्सेंट है, बाकी सारे लोग प्रेजेंट हैं। 1 2 3 4 एब्सेंट है आपकी क्लास में।
ज़ियाउल्लाह सर इफ्तिखार अख्तर चैट में मौजूद है। और इफ्तिखार अख्तर प्रेजेंट है सर जूम में। इफ्तिखार अख्तर मुझे तो नजर नहीं आ रहा बेटा। मगर मुझे शो हो रहा है पार्टिसिपेंट्स में। अब आया इफ्तिखार अख्तर। इफ्तिखार अख्तर अभी आया है। चलो इसका मतलब 3 एब्सेंट हो गए ना। ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी अटेंडेंस लगी हुई है। मेरा क्या नाम है? हमाद असनाद। लगी हुई है बेटा, लगी हुई है। एक्सक्यूज मी सर, मैंने आपको ना थर्सडे थैंक वाले यू। दिन मैं थोड़ा सा लेट बोला था। आपने मुझे कहा था नेक्स्ट क्लास में मुझे याद करवा देना। आपने मेरी एब्सेंट लगाई थी। तो मुझे आपके साथ याद करवाना था ना, अब तो निकल गई अटेंडेंस। नहीं नहीं सर जी, आपको मैंने उस दिन कहा था, आपने मुझे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बता देना। तो बेटा स्टार्ट में बताना था ना, अब लास्ट में क्यों बता रहे हो? मैंने तो अटेंडेंस लगा ली हुई है। हमें आते साथ ही चलिए सर ठीक। फहद को क्या हुआ है? बेटा लगी हुई है मैं प्रेजेंट। आपको डिस्टर्ब लगी? जी जी लगी हुई है, लगी हुई है। अरहम जी अरहम सर। एक अटेंडेंस में मुझे रात लास्ट में करवा देना, सेशन के एंड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी अरहम, लेकिन उसके लिए तुम्हें काम करना होगा। मुझे जल्दी 5 मिनट दे रहा हूँ, मुझे इसके आंसर देने होंगे तीनों के, चारों के। जी अरहम। सर जो अरहम एब्सेंट का नाम रिपीट कर दें। बेटा अब नाम मैं रिपीट नहीं करूंगा। सर 3 नहीं थे, 4? आप 4 कह रहे हैं, 3 थे। 3 है, 3 है, 3 हो जी। गए सर। बेटा आपने बताना नहीं अभी, ये मुझे अरहम ने बताना है। अरहम बताऊं? आपने नहीं बताना, अरहम ओके बताएगा। ओके सर। जी अरहम बेटा कैलकुलेशन करके बताएं। जी बेटा जी बेटा जी अरहम जल्दी से बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अरहम का मैसेज है कि उसका नेट नहीं सही चल रहा, वो बोल रहा है तो आपको आवाज नहीं आ रही, ग्लिच हो रहा है उसका। चले दुआ जरा एक्सप्लेन करें बेटा। जी दुआ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के तहत इसका क्या आंसर आ रहा है? फाइफो में जी दुआ, दुआ किधर गई है? जी बेटा दुआ, दुआ भी लगता है कि ऑफलाइन हो गई है। जी दुआ, चलें जी मैं फिर आपको खुद करवा देता हूं। किसी और को ने आंसर निकाला है इसका अभी तक? एनीवन? बेटा अगर इस तरीके से आप रहे ना तो फिर ये तो मजा नहीं आएगा ना, इस तरह तो मजा नहीं है बेटा। तो समझ नहीं रिस्पॉन्स हल है करना किस तरीके से, कैसे करना है ये? मुनीब, ये बहुत जबरदस्त किस्म का एक्सक्यूज है कि सर से ही पूछ लो कि सर ये कैसे करना है। मैंने ये पहले हल करके तो दिया आप लोगों को। तो वो मैं तो कुछ और था ना।
वही सेम मेथड है बेटा ये। चले देखिए जी FIFO वो मेथड चार के परचेज तो सेल वाला था। बेटा FIFO मेथड के तहत अब देख लें जरा सोल्यूशन इसका कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं FIFO मेथड के तहत। अब वो FIFO मेथड के तहत हमें कहता है कि जी यूनिट सोल्ड हुए हैं आपके 550 यूनिट्स। ठीक है जी, CGS निकालना है, 550 की कॉस्ट निकालनी है कि 550 यूनिट्स कौन कौन से हैं। तो FIFO का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है जो 100 यूनिट्स हमने खरीदे थे वो सेल हो गए हैं 10 रुपए वाले के हिसाब से, वो सारे के सारे सेल हो गए हैं। 200 यूनिट्स जो थे 11 के हिसाब से वो भी सेल हो गए हैं। और ये 300 यूनिट्स, इन 300 यूनिट्स में से 250 यूनिट्स जो है वो सेल हुए हैं 12 रुपए के हिसाब से। तो अब टोटल बनेगा कितना हमारे, ये कितने यूनिट्स हो गए कंप्लीट, इज इक्वल टू 100 प्लस 200 प्लस 550 550 यूनिट्स बेटा आपके पूरे हो गए। जो 250 यूनिट थे आपके 12 के हिसाब से। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सर ये 250 300 की जगह नहीं है? सर मेरा ना इंटरनेट का बहुत इशू हो रहा है, तो काइंडली मैं लीव कर सकता हूँ? मेरा इंटरनेट नहीं सही चल रहा। कोई बात नहीं, लीव कर लें। सर अटेंडेंस हो गई है। मैंने कहा सर अटेंडेंस हो गई। वो हो गई है यार, हो चुकी है। ओके सर, थैंक यू। तो ये 300 नहीं आएगा? 300 इसलिए नहीं आएगा कि बेटा 550 यूनिट्स हमने सेल किए हैं, तो 550 यूनिट जो है ना, इसमें से हम लोगों ने 250 अगर लेते हैं तब पूरे हो जाते हैं। हमें सर हम ऊपर से भी कम कर सकते हैं किसी और एंट्री से। जी बेटा। परचेज 300 लिखा हुआ है बेटा मैं आपसे कहता हूँ 300 चीजें आप ले आए, 300 यूनिट्स, तो मैं 200 ले लेता हूँ, तो उसमें से 200 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। 100 रुपया बच जाएगा। 100 बच जाएगा ना, तो इसमें से 50 बच जाएंगे आपके पास। ठीक है, 50 बच जाएंगे ना। 50 यूनिट बचते हैं कि नहीं बचते? चलो अब इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगी? इन तीनों की कॉस्ट निकाली हमने, तो निकल आई कॉस्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर सॉरी मेरा इंटरनेट बंद हो गया था। जी सर। जी आपने कॉस्ट क्या निकाली FIFO की? सर 6200। लाइफो वाला मेथड करवाएं जरा। लाइफो की कॉस्ट बेटा। ये CGS हमने कैलकुलेट कर ली है FIFO की, तो अब लाइफो की बताएं बेटा। दुआ कैसे करेंगे? दुआ का लगता है इंटरनेट फिर चला गया। लाइफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसका मतलब ये है कि जो हमने सबसे एंड पे खरीदा है उसको सबसे पहले सेल करेंगे। तो सबसे एंड पे हमारे पास आया था 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 13। तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? ये हम साथ साथ कॉस्टिंग करते जाएंगे, ठीक है जी। क्वांटिटी एट द रेट ऑफ, और एंड पे है जी अमाउंट। ठीक हो गया। कंट्रोल C, यहीं पे मैंने इसको वैसे ही मेंशन कर दिया, क्वांटिटी एट द रेट ऑफ अमाउंट। 400 यूनिट्स पहले चले गए और उसके बाद हमने यूनिट सोल्ड किए हैं 550। तो अगर हम 150 यूनिट और लेंगे तो हमारे 550 यूनिट जो है वो पूरे हो जाएंगे। और कहाँ से लेंगे हम? जो हमने 12 के हिसाब से परचेज की है वहां से हम लोग ये यूनिट्स ले लेंगे। और अब ये 1800 आ गया। अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आएगी 700
7,000 जो है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल के आई है इसकी। ले जी, लाइफो मेथड के हिसाब से 7,000 जो है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल आई है, और एवरेज के हिसाब से हमने क्या निकालना है, मूविंग एवरेज के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से हमारी कॉस्ट निकलेगी जी क्वांटिटी एट द रेट ऑफ अमाउंट आ जाएगा, कितनी है जी क्वांटिटी, वो है जी 550, एट द रेट है हमारे पास 12, और अमाउंट कितनी आ जाएगी 6600। तो आपने उस टाइम पे क्यों नहीं बताया बेटा, ये जो मैं जब सर आपसे मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा था तो वो बस वजह से क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा चले जी, सर। 6600 इसका आंसर आ गया। और अब ये पूछे बेटा ये 12 कहाँ से आया जी स्टूडेंट्स? सर 12,000 को 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास 12 आ गया। नहीं, 12,000 को 1,000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से, सॉरी हाँ जी, 1000 इसका से। फॉर्मूला है जी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर यूनिट्स। ऑफ यूनिट्स। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो टोटल कॉस्ट थी 12,000, इसको डिवाइड किया, नंबर ऑफ यूनिट्स थे हमारे पास, तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया सर ये 150 कहाँ से आया लाइफो वाला? लाइफो वाला बेटा आपने यूनिट्स जी। कितने सेल करने हैं, सेल कितने किए 150 में से 400 माइनस कर दो, बकाया जो बचे। हाँ जी, देखा जी हमने टोटल यूनिट सेल किए हैं 550, 550 यूनिट्स हमने सेल किए हैं, तो 400 यूनिट्स हमने ये वाले ले लिए परचेज लास्ट वाले। तो अब हमारे पास कितने यूनिट्स रह गए हैं बकाया, वो 150 यूनिट रह जाता है अगर हमें 550 यूनिट्स पूरे करने हैं। तो 150 यूनिट्स हमने 300 वाले में से लिए हैं। हम मेथड यूज कर रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि जो सबसे एंड पे हमने सामान खरीदा है वही सबसे पहले हम बाहर सेल करेंगे या निकालेंगे। तो 400 ये वाले यूनिट्स हमने निकाल दिए, और ऑब्वियसली हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई थी, हमें 550 यूनिट चाहिए था, तो बकाया यूनिट देखे हमने तो 150 यूनिट्स जो है वो बकाया रहते थे। तो 150 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12 हमने यहाँ से निकाल लिए, और हमारे यूनिट्स जो है वो पूरे हो गए। ठीक है जी, 550 यूनिट्स इस तरीके से हमारे पूरा। जी बेटा और कोई सवाल हो? जी स्टूडेंट्स कोई सवाल है? सर ये लास्ट नो वाला सर, समझ आता नो है, सर। ये 12 कहाँ से आया? ये 12 कहाँ से आया? टोटल कॉस्ट कितनी है बताओ जरा मुझे। 550। 550 कैसे 550 टोटल कॉस्ट है? सर 12,000। 12,000 टोटल कॉस्ट है आपकी। आपने Yes, फिगर sir. आउट किया 12,000 कैसे आई है? जी बेटा वो सारों को ऐड करके सर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हर एक यूनिट की कॉस्ट को ऐड करके तो हमारे पास टोटल 12,000 आ कॉस्ट आ जाएगी। गई। और अब यस सर। टोटल कॉस्ट से डिवाइड करेंगे हम, कितने किसको करेंगे डिवाइड? नंबर ऑफ यूनिट से, यूनिट सोल्ड को, नंबर ऑफ यूनिट से, टोटल नंबर ऑफ यूनिट 1000 को 1000 से, तो वो Yes, कितनी sir. आ गई? ये 12 आ गई। 12। ठीक है, अगर आप अभी यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आया था कि सर इसको नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से करेंगे डिवाइड, तो 12,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स है 550, तो ये कितनी कॉस्ट आ जाएगी बेटा आपके ख्याल से? ये तो 21 रुपए की कॉस्ट आ जाएगी। तो 21 रुपए की तो कॉस्ट बहुत कैसे हम ज्यादा हो जस्टिफाई जाएगी। कर सकते हैं कि 10, 11, 12 के करीब ही होनी चाहिए ना प्राइस, 10, 11, 12, 13 या इनके दरमियान होनी चाहिए प्राइस। तो ये हमारा आंसर गलत हो जाता है। ठीक हो गया? तो ये था आज का लेक्चर आपका, और हम इंशाल्लाह आगे से शुरू करेंगे। इसी असना में मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग अपने जो पुरानी असाइनमेंट जो आपको दी है उसको कंप्लीट करें, और साथ साथ ये भी इसकी प्रैक्टिस भी कर लें, क्योंकि अब हमने अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में हमने इसकी
सवालों की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। ठीक हो गया जी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, ये हमने तमाम के तमाम थोड़ा सा इसका आइडिया लिया है। आगे हम स्टोर लेजर कार्ड बनाना भी छोटा एक सीख लेंगे और उसके बाद हम आगे जो है इस कोर्स को आगे लेके चलेंगे। This was all from me today. If you have any questions, you can ask me now. Otherwise, we can just end the lecture. जी बेटा। थैंक सर ये जो आपने असाइनमेंट हमें दी है, ये हमने ईमेल किस पे करनी है या एलएमएस? बेटा ये थर्सडे को मैं बताऊंगा। आप अभी अपना काम कंप्लीट करें। मुझे जिस टाइम पे मैं आपको टाइम दूंगा, आपने उस टाइम तक इसको जमा करवाना है। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। मुझे एक ही दिन चाहिए असाइनमेंट, इसके अलावा नहीं मुझे चाहिए। मैं आपको बता दूंगा टाइम। ठीक हो गया सर? क्लास लीव कर दें हम? जी बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। यू वेलकम। सर।